सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए 12th क्लास के जो बच्चे हैं भाई, उनके लिए ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है भाई, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारी की सारी भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली वीडियो की मदद से आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है भाई, मैं जितने भी टॉपिक्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए भाई, ये वाला इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि नव निश्चयवाद विचारधारा कौन सी वाली विचारधारा है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे। इस विचारधारा को जो मानता था उसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। टेलर नाम का जो व्यक्ति था ये इस वाली विचारधारा को मानता था। और इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या फिर मध्यम मार्ग या रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है ना। इतने सारे नाम है इस वाली विचारधारा के। ठीक। और नई संकल्पना के अनुसार मानव ना तो जो है वो क्या करता है, ना तो ज्यादा क्या इधर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखने में, पूर्णतः पूरी तरह, हाँ पूर्णतः, ठीक, यानी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है और ना ही पूर्णतः संभववाद होता है। यानी कि ना तो वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है और ना ही पूर्णतः खुद पर निर्भर होता है। वो क्या करता है, वो मध्यम मार्ग अपनाता है। ठीक। तो इसी को बोला गया था क्या, इसी वाली परिभाषा को बोला गया था नवनिश्चयवाद। यानी कि देखो भाई क्या है, ये कह रहा है कि विकास करने का एक ऐसा तरीका जिससे ना तो प्रकृति को नुकसान हो और ना ही प्रकृति जो हो भाई उससे हम दूर रहें। ठीक, मध्यम मार्ग अपनाकर यानी प्रकृति को समझकर हम क्या करें, विकास करें। इसी विचारधारा को क्या कहा गया है, इसी विचारधारा को कहा गया है नवनिश्चयवाद विचारधारा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये वाली विचारधारा बताई गई थी। अब भाई इसका अगला वाला पॉइंट देखते हैं वो कौन सा है। ठीक, अब ये वाला पॉइंट देखो कि भाई इन दोनों के बीच के जो मार्ग है इसको अपनाना और हमें प्रकृति की सुरक्षा करते हुए विकास करना चाहिए। अर्थात हमें सतत पोषणीय विकास करना चाहिए जिससे हमारे बाद हमारी पीढ़ी भी भाई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। यह पर्यावरणीय निश्चयवाद और संरक्षण और संभववाद विचारधारा के बीच का मार्ग होता है। तो संभववाद कहती है कि पूरी तरीके से हम विकास कर जाएं, और जो पर्यावरणीय है वो कहती है पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर रहो। लेकिन ये वाली जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद, ये इन दोनों के बीच का मार्ग है। यानी ना तो हम प्रकृति से ज्यादा दूर रहेंगे और ना ही ज्यादा भाई हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाएंगे, यानी उसको समझेंगे और समझने के बाद हम क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। अब अगला वाला टॉपिक आ जाता है। अगला टॉपिक कौन सा है कि भू उपयोग वर्गीकरण। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। अब भू उपयोग वर्गीकरण इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि भू का मतलब यानी भूमि, उपयोग का यानी भूमि का उपयोग हम किन किन चीजों से करते हैं या किस तरीके से करते हैं। वर्गीकरण यानी कौन कौन सी चीजें हैं वो। अब भाई देखो, बांटना, वर्गीकरण का मतलब बांटना। अब देखो, वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र इसका मतलब क्या है। वनों के अधीन क्षेत्र का भाई इसका अर्थ होता है कि पहला उपयोग जो होता है भू का, वो क्या होता है, वनों के लिए खाली छोड़ना। यह क्षेत्र वनों के अधीन होते हैं। सरकार के द्वारा वन का सीमांकन किया जाता है ना, और इस प्रकार किया जाता है जहां वन जो हो, वन यानी कि जंगल जो है वो विकसित हो सके। तो यही कहलाता है वनों के अधीन क्षेत्र। अगला वाला टॉपिक, अब भाई अगला टॉपिक कौन सा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। यानी ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि है इसमें ना किया जाए, कृषि को छोड़कर अन्य सभी कामों में करना ही गैर कृषि उपयोग कहलाता है। इस वर्ग की भूमि में जो होता है, भूमि का उपयोग सड़क, नहरों और उद्योगों और दुकानों आदि के लिए किया जाता है। ठीक, यह ऐसी भूमि होती है जिसका उपयोग कृषि को छोड़कर अन्य कामों जैसे कि सड़क, नहर और उद्योग, दुकान इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये कहलाता है गैर कृषि क्रियाएं। ठीक। अब अगला एक और पॉइंट है कि बंजर एवं व्यर्थ भूमि। भाई ऐसी भूमि भी तो होती है जिन पर हम कुछ भी नहीं करते। तो ऐसी भूमि जिसे भाई हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा भूमि जो होता है उसका कृषि के या कृषि करने योग्य वो नहीं रहती। भाई हमने क्या किया, कोई एक ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से वो भूमि कृषि योग्य नहीं रही, है ना, अब वो भूमि बंजर हो गई है। ठीक, जैसे बंजर भूमि और मरुस्थल यानी रेगिस्तान, ऐसी भूमि हमेशा खाली पड़ी रहती है, इन पर कोई भी काम नहीं होता। लेकिन ये भी तो एक प्रकार से भू भू ही तो होता है, ये भी तो बटी हुई है एक तरीके से जमीन में। ठीक, तो कुछ ऐसी होती हैं जिन पर हम गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिन पर हम कृषि करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हम वन बोते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान की तरह खाली पड़े रहते हैं। ठीक, अब अगला उपयोग कौन कौन सा है। अब भाई अगला देखिए, ये वाला भी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अरे बड़ा हो गया, इसको हटाओ। हाँ, अब देखो,
ये वाला जो होता है स्थायी चारागाह। अब भाई स्थायी चारागाह इसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं? भू का। कैसे? भाई इस प्रकार के अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या फिर सरकार का हक होता है, ठीक। और इस भूमि को केवल जो होता है इस भूमि का केवल एक छोटा सा हिस्सा लोगों के निजी स्वामित्व में होता है, ठीक। बाकी सारा सरकार का होता है। और भी हैं कई सारे पॉइंट देखिए, जैसे कि भाई क्या कि विविध तरु फसल एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। भाई इस वर्ग में वह भूमि आती है जिस पर उद्यान, उद्यान का मतलब होता है सब्जी और फलदार यानी ऐसी चीजें बोई जाती हैं जो डायरेक्ट फल से प्राप्त होती हों, ठीक। और इस प्रकार की ज्यादातर भूमि निजी स्वामित्व में ही होती है, ठीक है। अब अगला उपयोग भाई भूमि का हम किस चीज के लिए करते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जो होती तो कृषि योग्य है लेकिन उस पर कृषि ही नहीं होती, बस वह भूमि जिसको पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक जो है कृषि रहित रहती है, अर्थात वह भूमि जिस पर 5 वर्ष से अधिक कृषि ना की गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई और क्या क्या होता है? और इस भूमि को आधुनिक उर्वरक की मदद से इसे हम दोबारा से कृषि योग्य बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कहलाते हैं। 1 मिनट पहले देख लेता हूँ कि सही चल रहा था या थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अरे हाँ, अब देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर था तो ये मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था वैसे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये वाला है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही चल रहा था। अब देखिए भाई कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, भाई ये मैंने बता दिया था आपको। अब इसके आगे का सुनिए। अब भाई इसके आगे का क्या है? इसके आगे ये है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी वह भूमि जिसे हम 1 वर्ष के लिए या फिर इससे कम टाइम के लिए क्या करते हैं? कृषि रहित छोड़ देते हैं, यानी उस पर खेती नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं। इसको ही हम बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। क्लियर? अब अगली वाली जमीन देखो भाई। अब ये वाला पेज देखो, इसमें भी भू उपयोग के ही बारे में बताया गया है। देखते हैं वो कौन सा है। अब देखो क्या होता है कि पुरातन प्रतिभूमि, यह जो होता है यह भी कृषि योग्य भूमि होती है जो 1 वर्ष से अधिक केवल 5 से कम समय तक जो होता है वो खाली रहती है, पुरातन प्रतिभूमि। निबल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर जो होता है फसलें जो होती हैं उगाई जाती हैं और काटी भी जाती हैं, वो निबल बोया गया क्षेत्र होता है। ठीक इस प्रकार से जो होता है फसलों का वर्गीकरण किया गया है। ये बहुत ज्यादा आता है भाई, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है कि साझा, वैसे ये वाला जो है वो ज्यादा नहीं आता है, ठीक। साझा यानी सार्वजनिक है, इतना ही समझ लो। इसको आप ज्यादा ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको हटाइए इस पेज को। अब डायरेक्ट जो है भारतीय, हाँ ये वाला स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये कौन सा है? इसको देखिए भाई। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है? भाई भारत के अंदर जो खेती होती है इसकी समस्याएं क्या क्या हैं? पहला, भारत की जो खेती होती है इसकी बहुत बड़ी समस्या है मानसून। मानसून यानी वर्षा पर ही निर्भर होती है। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब होता है वर्षा। ये किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक। और वर्षा जब नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है। भारत में कृषि जो होता है वो मानसून पर निर्भर होती है, यानी वर्षा पर निर्भर होती है। भारत में ज्यादातर क्षेत्र सूखाग्रस्त होते हैं, यानी इन पर सूखा पड़ा रहता है, ठीक। और निम्न उत्पादकता का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षा भारत में फसलों का उत्पादक जो होता है वो कम होता है। भाई अन्य देशों में देखा जाए तो अन्य देश के हिसाब से भारत में जो उत्पादन होता है वो कम होता है। भारत की फसलें चावल है, गेहूं है, अनाज है, इनकी पैदावार अमेरिका, रूस से अधिक नहीं है। यानी भारत के अंदर ये चीजें उगती हैं लेकिन अमेरिका और रूस इनसे भी ज्यादा नहीं है भारत की पैदावार। तो ये भाई पहला कारण है उत्पादकता, ठीक। उत्पादकता होता है भाई, ज्यादा फसल नहीं उगती। मानसून यानी वर्षा, ये बहुत बड़ी समस्या है भारतीय कृषि की, ठीक है। अब अगली एक और समस्या देखते हैं। हाँ ये वाली। अब ऋणाग्रस्त, ऋणाग्रस्त का मतलब क्या होता है? लोन लेना। भाई भारत के किसान जो होते हैं वो लोन ले लेते हैं खेती करने के लिए, लेकिन फिर उस लोन को नहीं चुका पाते, बाद में वो आत्महत्या कर लेते हैं। आधुनिक, अब समझते हैं, आधुनिक कृषि में लागत बहुत अधिक लगती है आज के टाइम पर, ठीक। भारत के किसान जो होता है वो बहुत गरीब होते हैं। किसान ऋण तो ले लेते हैं किंतु फिर जो होता है कृषि से इतना
कमा नहीं पाते हैं तथा कर्जे में ही डूब जाते हैं, ठीक, और फिर बाद में वो फांसी लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये भी भारत की मानसून या फिर भारत की जो कृषि है इसमें बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और छोटे खेत, आज के समय में आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन खेतों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक? तथा खेत जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मान लो पहले इतना बड़ा क्षेत्र था, अब इतने पर मानव कितने पे रहते थे? पहले इतने पे, इतनी क्षेत्र में रहते थे। अब भाई इतने बड़े क्षेत्र में खेती होती थी, लेकिन अब आबादी बढ़ गई, अब लोगों ने इतने बड़े क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर दिया मान लो। अब सिर्फ़ खेती के लिए इतना ही क्षेत्र रह गया, तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र छोटा नहीं हो गया? तो कुछ इस प्रकार से। अब अगला, भाई वाणिज्यिकरण का अभाव। भाई भारत में खेत जो होते हैं उनका आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकिन भाई उनका आकार तो छोटा होता है, जिसके कारण भाई क्या होता है कि वो अपने ही पेट के लिए ही इसका यूज़ कर पाते हैं। व्यापार, वाणिज्यिकरण का मतलब व्यापार, व्यापार तो वो कर ही नहीं पाते किसान। भारत के ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो खाद्यान्नों की कृषि अधिक करते हैं, खाद्यान्न यानी खाने-पीने की, और व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाते हैं। किसान अपनी ज़रूरत के लिए फसलें उगाते हैं, ठीक? और क्या है? भई कुछ इस प्रकार से जो है ये भारतीय जो भी खेती हैं, ठीक? इनके वो थे, क्या नाम है, भारतीय कृषि में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ जो थी वो मैंने बता दी हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब इस वाले टॉपिक को समझिए भई, ये वाला टॉपिक जो है वो क्या कह रहा है। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नियतिवादी और निश्चयवादी ये क्या है? प्रारंभ में मानव जो होता है वो आदिम अवस्था में था और उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का स्तर कम हो गया था, ठीक? और मानव विकास की बहुत ही कम, मानव का जो विकास जो हुआ था वो भी बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा भी करता था और उससे डरता भी था। लेकिन संसाधनों के लिए मानव मानव जो होता है वो संसाधनों के लिए किस पर निर्भर रहता था? वो सीधा प्रकृति पर ही निर्भर रहता था, ठीक? और इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया है। और इस विचारधारा के जो समर्थक थे, कौन-कौन कहते थे हाँ भाई ये वाली विचारधारा सही है, उस वैज्ञानिक का नाम है रेटजेल और रिटर और हम्बोल्ट, और ऐसे कुछ जो थे, ये थे जो क्या कहते थे कि हाँ भाई नियतिवादी विचारधारा बिल्कुल सही है, ठीक? तो कुछ इस प्रकार से था। अब अगला वाला समझते हैं। अब देखो ये क्या है? भाई ये है संभववाद विचारधारा। अब भाई ये कौन सी वाली विचारधारा है? ये ऐसी है कि समय के साथ-साथ मनुष्य ने क्या किया, अपनी धाराओं को समझा और अपनी संभावनाओं को जन्म दिया, और इस विचारधारा को जो मानते थे उनका नाम था विडाल डी ब्लास, ठीक? और अब मानव प्रकृति से डरता नहीं था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार नहीं ढालता था, बल्कि मनुष्य प्रकृति से बिल्कुल स्वतंत्र होता था। अब मनुष्य ने प्रकृति में परिवर्तन भी किया था, ठीक? तो ये चीज़ थी। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लग गया था, और भई जैसे कि पहले तो डरते थे लोग, बारिश आ गई तो लोग घर में भागते थे, लेकिन आज के टाइम पर गर्मी से बचने के लिए भाई क्या करते हैं, कूलर जमा दिया, फ्रिज हो गया, और बारिश से बचने के लिए ले छतरी खोल दी। तो कुछ इस प्रकार से यूज़ होता है। अब भाई देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन-कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको ये भी समझना है। पहला बाज़ार, भाई जहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बाज़ार होंगे, वहीं पर लोग जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सॉरी अपना उद्योग जो होंगे वो खोलना पसंद करते हैं। क्लियर? अब अगला, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन हेडिंग समझा देता हूँ, इसके अंदर का आप खुद ही देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना आपको मेन इसको समझना है। ठीक, तो मैं यही समझाते हुए चल रहा हूँ, और इनके अंदर वही लिखा हुआ है जो ये डेफिनेशन है बस। श्रम आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब होता है जहां पर सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, वहां पर भी लोग अपने उद्योग यानी फैक्ट्रियां खोलना पसंद करेंगे, ठीक। अगला, शक्ति के साधन तक अभिगम्यता, यानी शक्ति के साधन का मतलब होता है बिजली। क्या होता है शक्ति के साधन का मतलब? इसका मतलब होता है बिजली। बिजली, तो बिजली तक अगर पहुंच रहेगी तो लोग वहां पर भी अपने उद्योग जो है यानी फैक्ट्रियां जो है वो खोलेंगे ही खोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। अब अगला जो है वो देखते हैं, परिवहन और संचार की सुविधा। भाई सिंपल सी बात है, जहां पर परिवहन, परिवहन का मतलब होता है आने जाने के लिए जो साधन होते हैं वो। संचार की सुविधा का मतलब होता है मैसेज, यानी ऑनलाइन बात करने की जो सुविधाएं होगी, फोन से हो गई, ठीक है, और भी कई चीजें हो गई, मैसेज से हो गई। तो ये वाली व्यवस्था जहां पर अच्छी होंगी, सिंपल सी बात है वहां पर भी लोग अपना उद्योग यानी फैक्ट्री खोलना पसंद करेंगे।
और जहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छी-अच्छी नीति बनाई होंगी जिससे फैक्ट्री खोलने में मदद मिलेगी, लोग वहाँ पर भी उद्योग अपना यानी फैक्ट्री अपनी खोलना पसंद करेंगे। और अगर रुपया पैसा अच्छा होगा, तो भी लोग अपना उद्योग खोलना पसंद करेंगे। तो ये सारे के सारे कारण थे किस चीज़ के लिए? उद्योगों को प्रभावित करने वाले। इन्हीं कारणों से लोग जो होता है किसी भी एक क्षेत्र में अपने उद्योग खोलने में सक्षम रहते हैं। तो ये थे सारे के सारे। अब अगला वाला देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भाई जो गाँव की जो बस्तियाँ उनको कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भागों में। कौन-कौन से? पहला गुच्छित, पल्ली, अर्धगुच्छित और परिक्षिप्त। तो सबसे पहले समझते हैं भाई गुच्छित बस्तियाँ। गुच्छित वाली बस्तियाँ कौन-सी बस्तियाँ होती हैं? अब इनको समझते हैं। गुच्छित बस्तियाँ इसमें जो होता है क्या होता है? इसमें घर जो होते हैं वो पास-पास होते हैं। यह आयताकार और रेखिक तथा अरेखीय आकार के होते हैं। ऐसी बस्तियाँ होती हैं जो कि जलोढ़ मृदा के मैदानों में पाई जाती हैं, ठीक है? ये ऐसी बस्तियाँ होती हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों में होती हैं, ठीक है? तो ये होता है गुच्छित बस्तियाँ और ये गुच्छ बना करके रहती हैं, नाम से ही पता लग रहा है गुच्छ यानी कि गुच्छित यानी कि गुच्छा, ठीक है? जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वो एक साथ होता है वैसे ही, तो यही गुच्छित बस्तियाँ हो गई। अब ये गुच्छित बस्तियाँ किन-किन राज्यों में हैं? पहले का नाम है इसका नाम क्या है? नाम इसमें थोड़ा-सा वैसा दिख रहा है, हाँ, बुंदेलखंड। क्या नाम है? बुंदेलखंड। दूसरे का नाम है नागालैंड। यहाँ पर लोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा पास-पास रहते हैं, इसीलिए इनको गुच्छित बस्तियाँ नाम दे दिया गया है। अब भाई अगला वाला है अर्धगुच्छित। कौन-सा है? अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ऐसी बस्तियाँ जो किसी बड़े गाँव के टूटने के कारण, भाई मान लो ये एक बहुत बड़ा गाँव है, ये गाँव किसी कारण से, भाई इस न गाँव के बीच से बिल्कुल एक नदी बहती है, तो ये गाँव जो हो गया ये 2 भागों में नहीं बट गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 2 गाँव में बट गया, नहीं बट गया, लेकिन इन दोनों का नाम जो है वो एक ही है। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं उनको नाम दिया गया है अर्धगुच्छित। ऐसी है ना? और वो समाज या फिर एक अपनी इच्छा से या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो अलग-अलग हैं। ऐसी बस्तियाँ जो होती हैं वो गुजरात में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं? गुजरात और राजस्थान में। तो ये था। अब भाई अगला वाला है टॉपिक पल्ली बस्तियाँ। भाई पल्ली बस्तियाँ कौन-सी बस्तियाँ होती हैं? ऐसी बस्तियाँ जब बनती हैं जब भाई क्या हो जाए, कोई भी बस्ती जो होता है वो भौतिक रूप से जो हो जाए वो क्या हो जाए? वो अलग हो जाए या फिर 2 भागों में बँट जाए। वो बस्तियों के बीच में नदी आ जाती है ना? परंतु बस्ती का नाम जो होता है वो नहीं बदलता, वो वही रहता है। तो ऐसी बस्ती पल्ली बस्तियाँ कहलाती हैं और इसके जो होता है अन्य नाम भी हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर ये कौन-कौन से राज्यों में पाई जाती हैं? पहला पाना और ठाड़ी, नगला और हिमालय की निचली घाटियाँ और छत्तीसगढ़ राज्य, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से था, ठीक है? अब ये लास्ट वाला पेज है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको और समझते हैं। परिक्षिप्त बस्तियाँ, यह बस्तियाँ दूर-दूर जंगलों में पाई जाती हैं। इन बस्तियों में घर जो होता है बहुत दूर-दूर होते हैं और अकेले एकांक में होते हैं इनमें घर, ठीक? यानी इनमें आबादी बहुत कम होती है और ये बस्तियाँ किन-किन राज्यों में हैं? ये बस्तियाँ भाई मेघालय, क्योंकि मेघालय में आबादी बहुत कम है और हिमाचल में भी आबादी बहुत कम है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दूर-दूर रहते हैं, ठीक है? ये वाला टॉपिक नहीं है आपका, ये गलती से आ गया था मेरे पास, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो वीडियो जो है ये वाला कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है? यहाँ पर भाई आपका ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है? मिलते हैं ऐसे ही आपसे एक प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।